नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे नए कानूनी हथियार के बारे में बात करने वाले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के लिए खेल को हमेशा के लिए बदल सकता है। सवाल यह है कि क्या भारत अब दुनिया भर में छिपी अवैध संपत्ति को वापस ला पाएगा? चलिए पता लगाते हैं। यही वो सवाल है जो आज की दुनिया में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। देखिए, अपराधी अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो अपनी काली कमाई को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार ऐसे छिपाते हैं कि उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि भारत के पास अब इस खेल का पासा पलटने के लिए एक नया और बहुत ही शक्तिशाली टूल आ गया है? देखिए, समस्या की जड़ ये है। जरा सोचिए, कोई साइबर क्रिमिनल भारत में बैठा है, अमेरिका की किसी कंपनी को हैक करता है और फिर चोरी के पैसे को स्विट्जरलैंड के किसी बैंक अकाउंट पर डाल देता है। अपराध तो ग्लोबल हो गया, लेकिन कानून अक्सर देशों की सीमाओं में बंधा रहता है। और यही वो लूपहोल है जिसका अपराधी दशकों से फायदा उठाते आ रहे हैं। और बस इसी खाई को पाटने के लिए एक मॉडर्न सॉल्यूशन की जरूरत थी। एक ऐसा कानूनी पुल बनाने की जो देशों की सीमाओं से परे जाकर काम कर सके, जो अलग अलग देशों को एक साथ जोड़ सके। और भारत ने अब ठीक यही किया है। तो ये सोल्यूशन हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के चैप्टर 8 में। इसे आप एक तरह का कानूनी स्विस आर्मी नाइफ समझिए, जिसे खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें हर वो औजार है जो हमारी एजेंसियों को दुनिया भर में काम करने की ताकत देता है। तो इसका मकसद एकदम साफ और पावरफुल है, एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाना जिससे अलग अलग देश मिलकर अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर सकें, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छिपी हो। ये सब कुछ कॉर्पोरेशन के जरिए अपराध की फाइनेंशियल कमर तोड़ने के बारे में है। अच्छा, अब इस नई ताकत को सही मायने में समझने के लिए हमें इसकी बुनियाद को समझना होगा। सेक्शन 111 में 5 बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि ये इस पूरे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन्हें समझे बिना हम ये नहीं समझ सकते कि ये कानून असल में काम कैसे करेगा। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। ये इस सवाल का जवाब देता है कि किसके साथ काम करना है। मतलब ये वो देश हैं जिनके साथ भारत का ऑफिशियल अग्रीमेंट है, जिसे अक्सर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी या MLAT भी कहते हैं। अपराध के खिलाफ इस लड़ाई में ये हमारे पार्टनर्स हैं और इनके बिना ये पूरी प्रक्रिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। अगला है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये बताता है कि हमें क्या ढूंढना है। मतलब अपराध से कमाया गया कोई भी फायदा, चाहे वो सीधे तौर पर मिला हो या घुमा फिराकर। ये सिर्फ कैश नहीं है, बल्कि वो सब कुछ है जो उस कैश से खरीदा गया हो, जैसे कि महंगी गाड़ियां, आलीशान घर या बेशकीमती पेंटिंग्स। यही वो टारगेट है जिस पर निशाना साधना है। और इस स्लाइड में जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो है प्रॉपर्टी की परिभाषा। ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें जमीन जायदाद और कैश से लेकर डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन, कीमती आर्ट और यहां तक कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे पेटेंट तक सब कुछ शामिल है। मतलब अब अपराधी अपनी काली कमाई को किसी भी रूप में छिपा नहीं सकते। तो ठीक है, अब तक हमने कौन यानी हमारे पार्टनर देश और क्या यानी अपराध की कमाई को समझ लिया है। लेकिन जांच का असली प्रोसेस क्या है? हम इन संपत्तियों को असल में ढूंढते कैसे हैं? बस यहीं पर अगले 2 शब्द काम आते हैं जो एक्शन को डिफाइन करते हैं। पहला कदम है ट्रेसिंग यानी पता लगाना। इसे आप फाइनेंशियल जासूसी जैसा कुछ समझिए। ये पैसे के पीछे जाने की, उसकी पूरी मनी ट्रेल को फॉलो करने की प्रक्रिया है। ये संपत्ति कहां से आई, कहां गई और अब इसका असली मालिक कौन है, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढना। इसमें बैंक रिकॉर्ड खंगालने से लेकर शेल कंपनियों के जाल को उजागर करना तक सब कुछ शामिल हो सकता है। और एक बार जब संपत्ति का पता चल जाता है तो अगला और सबसे जरूरी कानूनी कदम आता है आइडेंटिफाइंग यानी पहचान करना। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि संपत्ति कहाँ है, बल्कि ये लीगली ये साबित करने की प्रक्रिया है कि जो संपत्ति मिली है वो सीधे तौर पर एक खास अपराध से जुड़ी हुई है। यही वो पक्का सबूत है जो अदालत में पेश किया जाता है और इसी कदम के बाद उसे जब्त किया जा सकता है। तो इसे ऐसे समझिए, ट्रेसिंग आपको खजाने के नक्शे पर संपत्ति तक ले जाता है और आइडेंटिफाइंग कानूनी तौर पर यह साबित करता है कि वो खजाना चोरी का है। एक रास्ता है तो दूसरा सबूत, दोनों एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सभी परिभाषाएं मिलकर एक असरदार और लॉजिकल प्रोसेस कैसे बनाती हैं। ये बिल्कुल एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है,
जहां हर टुकड़ा अपनी जगह पर फिट बैठता है और हमें अपराध से लड़ने की पूरी तस्वीर दिखाता है। ये देखिए, पूरी प्रक्रिया का एक लॉजिकल फ्लो। सबसे पहले आप एक पार्टनर देश के साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। फिर आप अपराध से हुई कमाई को अपना टारगेट बनाते हैं। इसके बाद आप उस संपत्ति के निशान का पता लगाते हैं, चाहे वो कहीं भी छिपी हो, और आखिर में आप उसकी आपराधिक कड़ी की कानूनी तौर पर पहचान करते हैं ताकि उसे जब्त किया जा सके। देखा कितना सिस्टमैटिक और कितना पावरफुल है। तो इसका असल दुनिया में क्या असर पड़ता है? बहुत बड़ा। ये कानून उन सभी अंतर्राष्ट्रीय रास्तों को बंद कर देता है जिनका अपराधी फायदा उठाते थे। ये ग्लोबल कोऑपरेशन को मजबूत करता है और सीधे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के पैसे पर हमला करता है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी होती है। सोचिए, जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वे अपना नेटवर्क कैसे चलाएंगे? और ये बात इसे बहुत ही शानदार तरीके से बताती है। ये सिर्फ कानून के कुछ सेक्शन नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसका मकसद दुनिया भर में फैले क्रिमिनल नेटवर्क्स की नींव को ही हिला देना है। और हम आज की बात इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे अपराध डिजिटल होता जा रहा है और अपराधी क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये नए कानूनी हथियार इस लगातार बदलती चुनौती का सामना करने के लिए काफ़ी होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आज की दुनिया को देखिए, सब कुछ डिजिटल है, लेकिन इस डिजिटल दुनिया में ना अपराध की कोई सरहद नहीं होती। एक क्लिक में पैसा एक देश से दूसरे देश, और जो सुराग है वो तो पूरी दुनिया में बिखरे होते हैं। तो सवाल ये है कि जब सबूत ही दूसरे देश में हो तो जांच आगे बढ़ेगी कैसे? चलिए आज इसी दिलचस्प कानूनी सफर को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना आज दुनिया भर की जांच एजेंसियां कर रही हैं। जरा सोचिए, एक केस है जिसके सारे तार किसी और देश से जुड़े हुए हैं, गवाह वहां बैठे हैं, जरूरी कागजात वहां हैं। अब ऐसे में एक जांच अधिकारी क्या करेगा भला? उसका अधिकार तो अपने देश की सीमा तक ही है। तो चलिए सबसे पहले उस मुश्किल को समझते हैं जिसे हल करने के लिए इस कानून को बनाया ही गया है। ये वो सिचुएशन है जब इंसाफ की राह में दो देशों की सरहदें एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो एक बहुत ही पेचीदा केस सुलझाने में लगा है। उसे पता चलता है कि केस का सबसे अहम गवाह या सबूत, मान लीजिए कोई बैंक स्टेटमेंट या सर्वर लॉग, किसी दूसरे देश में है। अब प्रॉब्लम यह है कि उसका अधिकार, उसकी पावर भारत की सीमाओं पर आके खत्म हो जाती है। वो सीधे जाके वहां किसी से पूछताछ नहीं कर सकता, ना ही कोई दस्तावेज जब्त कर सकता है। जांच तो वहीं रुक गई। तो सवाल यह है कि क्या इस कानूनी दीवार को पार करने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर कानून हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल देता है, कह सकते हैं एक तरह की कानूनी चाबी जो विदेशी सबूतों के दरवाजे खोल सकती है। और इसका जवाब मिलता है हमारे नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। इसकी जो धारा 112 है वो खास तौर पर इसी समस्या से निपटने के लिए बनाई गई है। ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मदद की नींव रखती है। तो ये जादुई चाबी है क्या चीज? इसे कहते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र। पर रुकिए, ये कोई आम चिट्ठी नहीं है। ये एक इंडियन कोर्ट की तरफ से जारी किया गया एक बहुत ही फॉर्मल और पावरफुल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो दूसरे देश की कोर्ट या एजेंसी से मदद की गुजारिश करता है। और कानून में जो लिखा है ना, वो खुद इसकी ताकत बताता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिक्वेस्ट सीधे उस देश की कोर्ट या सक्षम प्राधिकरण यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजी जाती है। मतलब ये एक फॉर्मल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बातचीत है, जिससे ये पक्का होता है कि इस रिक्वेस्ट को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है, लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? मतलब प्रोसेस क्या है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक जांचकर्ता की एप्लीकेशन से लेकर सबूतों के भारत वापस आने तक का पूरा सफर कैसा होता है। तो देखिए, पूरा प्रोसेस बहुत सिस्टमैटिक है। सबसे पहले जांच अधिकारी कोर्ट को बताता है कि उसे विदेश से क्या सबूत चाहिए और क्यों चाहिए। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जरूरी है, तो वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर देती है। इसके बाद दूसरे देश की एजेंसी उस रिक्वेस्ट पर एक्शन लेती है, गवाहों के बयान लेना, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना और फिर उन सभी सबूतों को सेफ तरीके से वापस भारत की उसी कोर्ट में भेज देती है।
और हाँ, ये सब कुछ हवा में नहीं होता, सब कुछ ऑफिशियल है। ये जो अनुरोध पत्र है, ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के तय किए गए रास्तों से भेजा जाता है। इससे ये पक्का होता है कि ये सही हाथों में पहुंचे और इसकी कानूनी मान्यता बनी रहे। ठीक है, तो इतनी मेहनत हुई, एक देश से दूसरे देश तक कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और सबूत भारत आ भी गए। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल। क्या कोर्ट इन सबूतों को मानेगी भी? मतलब विदेश में जो बयान दर्ज हुआ या वहां से जो डॉक्यूमेंट मिला, क्या भारत में केस की सुनवाई के दौरान उसकी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी भारत में इकट्ठा किए गए सबूत की होती है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो फिर तो पूरी मेहनत ही बेकार हो गई। और कानून इसका जवाब एकदम साफ, बिल्कुल सीधे तौर पर देता है। धारा 112 के तहत विदेश से मिले सबूतों को ठीक वही दर्जा, वही लीगल स्टेटस दिया जाता है जो भारत में इकट्ठा किए गए सबूतों को मिलता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई कम ज्यादा नहीं, दोनों की कानूनी हैसियत एकदम बराबर है। और बस यही वो लाइन है जो इस पूरी मेहनत को कामयाब बनाती है। इसी एक लाइन की वजह से जांच एजेंसियां ये पूरा इंटरनेशनल रास्ता तय करती हैं, क्योंकि उन्हें ये भरोसा होता है कि जो भी सबूत मिलेगा वो केस को अंजाम तक पहुंचाने में मदद करेगा और अदालत में पूरी तरह से मान्य होगा। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। धारा 112 सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये आज के ज़माने में न्याय के सिस्टम की एक बहुत ही अहम ज़रूरत है। सोचिए, आज के समय में जहां साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड और आतंकवाद जैसी चीज़ें पलक झपकते ही सरहदें पार कर जाती हैं, ऐसे कानूनों के बिना तो न्याय मिल ही नहीं पाएगा। ये धारा देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है और ये पक्का करती है कि कोई भी अपराधी सिर्फ इसलिए न बच जाए क्योंकि उसके अपराध के सबूत किसी और देश में पड़े हैं। ये कानून के राज को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, जब अपराधी और अपराध सरहदों की परवाह नहीं करते, तो क्या हमारा न्याय का सिस्टम सरहदों में बंधा रह सकता है? शायद नहीं। और इसीलिए धारा 112 जैसे कानून आने वाले कल के न्याय की बुनियाद हैं। आजकल के जमाने में ना अपराध की कोई सरहद नहीं होती। जड़ें कहीं होती हैं और शाखाएं कहीं और फैल जाती हैं। तो जब किसी जांच की कड़ियां एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती हैं, तो उन्हें जोड़ा कैसे जाता है? आज के विश्लेषण में हम इसी पेचीदा लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए पेरिस में कोई बड़ा अपराध हुआ और उसका एक बहुत ही जरूरी सुराग या कोई गवाह भारत के पुणे शहर में है। अब ऐसा तो है नहीं कि फ्रांस की पुलिस सीधे पुणे आकर अपनी जांच शुरू कर देगी, है ना? तो फिर वो अहम जानकारी उन तक पहुंचेगी कैसे? यही है आज का बड़ा सवाल। देखिए, इसका जवाब है एक बाकायदा कानूनी और औपचारिक प्रक्रिया में। देशों के बीच में ना एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि न्याय की पहुंच सरहदों के पार भी हो, और हाँ, ये सब कुछ कानून के दायरे में रहकर ही होता है। तो चलिए अब इस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन की पूरी यात्रा को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी शुरू होती है उस पल से जब किसी दूसरे देश को यह महसूस होता है कि उनकी जांच का एक अहम हिस्सा भारत की सरहदों के अंदर है, और बस यहीं से शुरू हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक जटिल चेन। इस पूरी प्रक्रिया की जो ऑफिशियल शुरुआत होती है ना, वो होती है एक अनुरोध पत्र से। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। और ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है, नहीं, ये एक फॉर्मल कानूनी दस्तावेज है जिसे एक देश की अथॉरिटी दूसरे देश को भेजती है मदद मांगने के लिए। हाँ, एक बात यहां पर बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है। अपराध भारत में नहीं हुआ है, क्राइम हुआ है किसी और देश में, लेकिन उसकी जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जरूरी एक्शन भारत में लेना जरूरी हो गया है। अच्छा, तो वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अब भारत पहुंच चुका है। तो इसके बाद क्या होता है? ये पूरा सिस्टम कैसे हरकत में आता है? कौन है जो इसे आगे बढ़ाता है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट लेटर आए, वो सीधे एक ही पते पर पहुंचता है, भारत की केंद्र सरकार। आप कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से गेटकीपर का काम करती है। अब यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कानून जो है वो केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ी पावर देता है, और वो पावर छिपी है इन चंद शब्दों में, यदि वह उचित समझे। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये वो चाबी है जिस पर पूरी प्रक्रिया का ताला खुलता है या बंद रहता है।
तो ठीक है, मान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया कि हाँ, इस रिक्वेस्ट पर एक्शन लेना है। अब उनके सामने आते हैं दो रास्ते, दो अलग अलग रास्ते। एक है न्यायिक रास्ता और दूसरा है पुलिस का रास्ता। चलिए इन दोनों को जरा ठीक से समझते हैं। तो ये दो रास्ते हैं। पहला, न्यायिक मार्ग। इसमें रिक्वेस्ट सीधे कोर्ट पहुंचती है, एक मैजिस्ट्रेट के पास। और दूसरा है पुलिस मार्ग, जहां मामला सीधा पुलिस के इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ में जाता है। अब देखिए, मंजिल एक ही है, सबूत इकट्ठा करना, लेकिन रास्ते एकदम अलग हैं। तो अगर सरकार पहला रास्ता चुनती है, यानी जुडिशियल रूट, तो रिक्वेस्ट जाती है एक मैजिस्ट्रेट के पास। अब मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? वो किसी को भी समन भेजकर बयान के लिए बुला सकते हैं, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर किसी ज़रूरी दस्तावेज या चीज़ को कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर दे सकते हैं। ये सब कुछ बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से होता है। और अगर सरकार दूसरा रास्ता यानी पुलिस रूट चुनती है, तो वो रिक्वेस्ट एक पुलिस ऑफिसर को सौंप दी जाती है। फिर पुलिस उस मामले की जांच बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे वो भारत में हुए किसी क्राइम की करती। उनके पास जांच के सारे अधिकार होते हैं, वही तरीके होते हैं। तो बात सीधी सी है, रास्ता चाहे कोर्ट से होकर जाए या पुलिस स्टेशन से, आखिरी मकसद एक ही है। जैसा कि कानून भी साफ साफ कहता है, मकसद है किसी व्यक्ति से पूछताछ करना या किसी जरूरी दस्तावेज या चीज को हासिल करना, बस। अच्छा, तो मान लीजिए भारत में जांच का काम पूरा हो गया, बयान भी ले लिए गए, सबूत भी मिल गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इन सबूतों को वापस उस देश तक कैसे पहुंचाया जाएगा जहां इनकी असली जरूरत है? इसकी प्रक्रिया भी एकदम तय है। देखिए, पहला स्टेप, मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर सबूत इकट्ठा करते हैं। दूसरा स्टेप, ये सारे सबूत वापस केंद्र सरकार को भेजे जाते हैं। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेप, केंद्र सरकार इन सबूतों को वापस उसी देश को भेज देती है जिसने मदद मांगी थी। और बस इसी के साथ ये पूरा लूप, ये पूरा चक्र खत्म हो जाता है। जिस देश ने मदद मांगी थी, उन्हें भारत से वो जरूरी सबूत या जानकारी मिल जाती है और उनकी रुकी हुई जांच फिर से आगे बढ़ पाती है। तो अब तक हमने इस प्रक्रिया की सारी बारीकियों को तो समझ लिया। अब चलिए जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर इस पूरे कानूनी ढांचे का असली मतलब क्या है? ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये जो कानूनी ढांचा है ना, ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है। ये इंटरनेशनल क्राइम से लड़ने के लिए एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। चाहे वो बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स हों, साइबर क्राइम हो या फिर आतंकवाद, इन सब की जड़ें कई देशों में फैली होती हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए ऐसा आपसी सहयोग बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, आज की दुनिया जो इतनी ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी है, क्या उसमें देशों के बीच इस तरह का आसान कानूनी सहयोग ही न्याय का भविष्य है? क्या यही वो रास्ता है जिस पर चलकर ग्लोबल जस्टिस को पक्का किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि जब कोई अपराधी, मतलब कोई बड़ा जुर्म करके बस एक फ्लाइट पकड़ता है और देश से बाहर निकल जाता है, तो फिर क्या होता है? कानून का हाथ उस तक पहुंचता कैसे है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। भारत के नए क्रिमिनल कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 114 को समझने की कोशिश करेंगे, जो इसी मुश्किल सवाल का जवाब देता है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो किसी भी जांच एजेंसी के सामने आता है। जब कोई आरोपी देश की कानूनी पकड़ से ही बाहर हो जाए, तो क्या न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर जो ये नया कानून है, सेक्शन 114, वो एक बहुत मजबूत कड़ी की तरह काम करता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग की बुनियाद क्या है, फिर देखेंगे कि भारत दूसरे देशों से मदद कैसे मांगता है, और जब दूसरे देश भारत से मदद मांगते हैं तो क्या होता है। इसके बाद कैदियों को ट्रांसफर करने के खास मामले को भी समझेंगे, और आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है, इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सिर्फ बिजनेस ही ग्लोबल नहीं हुआ, बल्कि क्राइम भी ग्लोबल हो गया है। आप साइबर फ्रॉड देख लीजिए या फिर कोई इंटरनेशनल रैकेट। इसीलिए हमारी न्याय व्यवस्था को भी बॉर्डर्स के पार काम करने के लिए तैयार होना ही होगा, और सेक्शन 114 इसी सहयोग का एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले ये एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, अनुबंधकारी राज्य या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। ये कोई भी रैंडम देश नहीं है, ये वो देश है जिसके साथ इंडिया का एक फॉर्मल अग्रीमेंट है, एक संधि है कि हम क्रिमिनल मामलों में एक दूसरे की मदद करेंगे। यही कानूनी पार्टनरशिप इस पूरे सिस्टम की नींव है।
चलिए अब पहला सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो किसी पार्टनर देश में है। तो भारत उस व्यक्ति को जांच न ट्रायल के लिए वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कैसे करेगा? तो ये प्रोसेस होता कैसे है? देखिए, ये बहुत ही साफ और फॉर्मल तरीके से होता है। सबसे पहले एक इंडियन कोर्ट वारंट इशू करती है। अब ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट सीधे उस देश को भेज दिया जाएगा, नहीं, इसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए एक ऑफिशियल डिप्लोमैटिक चैनल से भेजा जाता है। और ये बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और पूरे प्रोसेस की एक गरिमा बनी रहे। फिर उस पार्टनर देश की कोर्ट को जब ये वारंट मिलता है तो वो उसे ठीक वैसे ही लागू करती है जैसे वो अपने खुद के देश के किसी वारंट को करती। तो ये एक प्रॉपर सरकार से सरकार के बीच का मामला है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जैसा हमने कहा, ये एक टू वे स्ट्रीट है। तो तब क्या होता है जब कोई पार्टनर देश भारत में मौजूद किसी व्यक्ति के लिए वारंट भेजता है? यहीं पर पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी का सिद्धांत काम आता है। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये प्रोसेस एकदम आईने की तरह काम करता है। मतलब जब किसी पार्टनर देश से वारंट आता है तो हमारी अदालतें उसे ठीक उतनी ही गंभीरता और उसी प्रक्रिया से लागू करती हैं जैसे वो भारत की ही किसी दूसरी अदालत से आए वारंट को करती। ये एक तरह का लीगल हैंडशेक है जो आपसी भरोसे और एक दूसरे के कानूनों के सम्मान पर टिका है। चलिए अब एक और भी पेचीदा सिचुएशन को समझते हैं। क्या होगा अगर जिस व्यक्ति को ट्रांसफर करना है वो पहले से ही किसी दूसरे केस में जेल में बंद हो? ये जाहिर है एक बहुत सेंसिटिव मामला है और अच्छी बात यह है कि कानून में इसके लिए भी साफ नियम बनाए गए हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कानून में सेफ्टी मेजर्स भी हैं। अगर कोई कैदी भारत से किसी दूसरे देश भेजा जा रहा है तो भारत सरकार अपनी शर्तें लगा सकती है ताकि उस व्यक्ति के अधिकारों का ख्याल रखा जाए। और जब कोई कैदी भारत लाया जाता है तो हमें उस देश की लगाई गई शर्तों का पूरी तरह से पालन करना होता है। ये एक तरह से भेजने वाले देश की सॉवरेनिटी और लीगल प्रोसेस का सम्मान करना है। तो अब ज़रा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये पूरा कानूनी ढांचा आखिर इतना जरूरी है क्यों? क्योंकि ये इस बात को पक्का करता है कि अपराधी सिर्फ एक इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके न्याय से भाग नहीं सकते। ये रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करता है। ये समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 114 एक बहुत क्लियर और ऑफिशियल प्रोसेस देता है। इससे क्या होता है कि कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ये सुनिश्चित करता है कि पूरा काम कानूनी मानकों और ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखकर हो। ये न्याय की प्रक्रिया को और भी ज्यादा मजबूत और ट्रांसपेरेंट बनाता है। तो अगर हम इसे समेटें तो सेक्शन 114 आज के ग्लोबलाइज्ड दौर में क्रिमिनल जस्टिस के लिए एक बहुत ही जरूरी टूल है। ये एक साफ संदेश देता है, कानून का हाथ वाकई लंबा है और ये सरहदों को पार भी कर सकता है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से डिजिटल सबूत, डेटा प्राइवेसी और साइबर क्राइम जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, देशों के बीच इस तरह के कानूनी सहयोग को भविष्य में और कितना बेहतर और तेज होना होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के लॉ मेकर्स को लगातार सोचना होगा ताकि न्याय हमेशा एक कदम आगे रहे। नमस्कार। सोचिए, कोई अपराधी भारत में करोड़ों का घोटाला करता है और सारा पैसा विदेश भेज देता है। अब तक होता यह था कि कानून के हाथ देश की सरहद पर आकर रुक जाते थे, लेकिन क्या अब ऐसा नहीं होगा? आज हम एक ऐसे नए कानून को समझने जा रहे हैं जो न्याय की पहुंच को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का दम रखता है। ये वो एक सवाल है जिसने सालों से हमारी जांच एजेंसियों को परेशान कर रखा है। अपराधी हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। जब तक भारत में जांच पूरी होती है तब तक वो पैसा किसी और देश में, किसी बैंक अकाउंट में या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो चुका होता है। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसे कानून अब तक हारता ही आया है। तो क्या ये तस्वीर अब बदलने वाली है? चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए इसे 5 आसान हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले बात करेंगे कि ये बिना सरहदों वाला क्राइम है क्या। फिर देखेंगे कि भारत के पास संपत्ति जब्त करने की क्या शक्ति है, कैसे भारत विदेश में रिक्वेस्ट भेजता है, कैसे विदेश से रिक्वेस्ट आती है, और आखिर में ये जो आपसी सहयोग है ये इतना जरूरी क्यों है। तो शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी चुनौती से। देखिए, आज का क्रिमिनल किसी एक शहर या देश तक ही नहीं सोचता। उसके लिए इंटरनेट है, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है, वो तो पलक झपकते ही पैसा दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है। अब ऐसे में एक देश का कानून अकेला क्या ही कर लेगा।
इस ग्लोबल क्राइम से लड़ने के लिए कानून को भी तो ग्लोबल बनना ही पड़ेगा, है ना? और बस इसी चुनौती का जवाब है भारत का ये नया कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 115। समझिए कि ये वो कानूनी हथियार है जो भारत को ताकत देता है कि वो दूसरे देशों से मदद मांग सके कि भाई आपकी जमीन पर हमारे अपराधी की संपत्ति है, उसे जब्त करो, और साथ ही उनकी भी मदद कर सके। तो अब सवाल ये है कि ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल एक्शन लेने से पहले अपने घर में कानूनी तैयारी पक्की होनी चाहिए। तो हर चीज की शुरुआत होती है भारत की एक अदालत से। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दो शब्दों का मतलब समझ लेना बहुत जरूरी है, कुर्की और जब्ती। आसान भाषा में इसका मतलब है जब कोर्ट किसी प्रॉपर्टी पर कानूनी कब्जा कर लेता है क्योंकि कोर्ट को शक है कि वो प्रॉपर्टी किसी क्राइम की कमाई से बनी है। तो भारत के अंदर ये प्रोसेस 3 जरूरी स्टेप से गुजरता है। सबसे पहले कोर्ट के पास ये मानने का एक उचित आधार होना चाहिए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा, ये लिंक साबित होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का सीधा या उल्टा कनेक्शन उस क्राइम से है। और बस जब ये दोनों बातें पक्की हो जाती हैं, तब कोर्ट जब्ती का ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर देता है। यहां तक तो सब ठीक है, पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब कोर्ट को यह पता चलता है कि जिस प्रॉपर्टी को जब्त करना है वो तो भारत में है ही नहीं। बस यहीं से ये कानून अपनी असली ताकत दिखाता है और न्याय की लड़ाई इंटरनेशनल हो जाती है। तो अब देखते हैं कि ये प्रोसेस विदेश कैसे पहुंचता है। अगर इंडियन कोर्ट को लगता है कि प्रॉपर्टी किसी ऐसे देश में है जिसके साथ हमारा कानूनी समझौता है, तो वो एक अनुरोध पत्र जारी करता है जिसे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहते हैं। आप इसे एक तरह का इंटरनेशनल प्रॉपर्टी वारंट समझ सकते हैं, जिसे उस देश की अदालत को भेजा जाता है कि भाई अब आप एक्शन लो। पर देखिए, ये कानून सिर्फ मदद मांगने के लिए नहीं है, ये मदद देने के लिए भी है। मतलब ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये कानूनी सहयोग एक 2 वे स्ट्रीट है, लेन देन का मामला है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। हम मान लीजिए किसी दूसरे देश को भारत में मौजूद किसी अपराधी की प्रॉपर्टी जब्त करवानी है, तो वो भारत सरकार को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं। फिर हमारी केंद्र सरकार उस लेटर को सही कोर्ट के पास फॉरवर्ड करती है और फिर हमारी कोर्ट उस विदेशी रिक्वेस्ट पर बिल्कुल वैसे ही एक्शन लेती है जैसे वो अपने किसी केस में लेती। यहां पर यह पूरा सिस्टम एक साथ साफ साफ दिखता है। जब भारत रिक्वेस्ट करता है तो बात कोर्ट से सीधे फॉरेन कोर्ट तक जाती है, लेकिन जब कोई दूसरा देश रिक्वेस्ट करता है तो वो पहले उनकी कोर्ट से भारत की केंद्र सरकार के पास आता है और फिर हमारी कोर्ट तक पहुंचता है। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड सिस्टम है जो आपसी भरोसे पर टिका है। ठीक है, प्रोसेस तो समझ आ गया, पर इसका असली मतलब क्या है? बिग पिक्चर क्या है? ये जो आपसी लेन देन है, ये इंटरनेशनल लेवल पर इतना जरूरी क्यों है? सीधी सी बात यह है कि ये पूरी व्यवस्था अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बनाई गई है। उन्हें एक साफ मैसेज देने के लिए कि अब दुनिया में उनकी काली कमाई के लिए कोई सेफ जगह नहीं बची है। कानून की पहुंच अब किसी देश की सीमा तक नहीं रुकेगी। और इस आपसी सहयोग के फायदे बहुत बड़े हैं। इससे देशों के बीच का रिश्ता और भरोसा मजबूत होता है। ये पक्का करता है कि क्राइम करके कमाया गया पैसा अपराधी के किसी काम ना आए। और सबसे बड़ी बात, ये न्याय के लिए वो दरवाजे खोलता है जहां पहले सिर्फ और सिर्फ दीवारें हुआ करती थीं। और आखिर में इस पूरे कानून की जो आत्मा है, जो इसकी फिलॉसफी है, वो शायद इस एक लाइन में छिपी है। न्याय को भी अपराध की तरह सीमाएं पार करना सीखना होगा। मतलब अगर अपराधी ग्लोबल हो सकते हैं तो अब न्याय को भी ग्लोबल होना ही पड़ेगा। तो एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, जिस तरह से क्रिमिनल नेटवर्क्स पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, क्या इसी तरह का आपसी कानूनी सहयोग ही इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट का फ्यूचर है? क्या यही वो तरीका है जिससे ये सुनिश्चित होगा कि कोई भी अपराधी कहीं भी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा? नमस्कार, चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझते हैं। कभी सोचा है कि कानून अपराधियों की काली कमाई का पता कैसे लगाता है? भारत के नए आपराधिक कानून में एक खास सेक्शन है, धारा 116, जो असल में इसी काम के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है ना? कानून उस प्रॉपर्टी को ढूंढता और पहचानता कैसे है जो गैर कानूनी पैसे से खरीदी गई हो। देखिए, ये सिर्फ पैसे का पता लगाना नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम को समझने की बात है जो अपराधियों को उनकी काली कमाई तक पहुंचने से रोकता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि धारा 116 का असली मिशन क्या है। इसका एक और सिर्फ एक ही मकसद है, अपराध से कमाई गई संपत्ति की पहचान करना, बस। अच्छा, तो ये अवैध रूप से अर्जित संपत्ति होती क्या है? इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट जो गैर कानूनी तरीकों से, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी से आई हो। यही वो चीज है जिसके चारों ओर ये पूरा कानून घूमता है। अब देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को चलाता कौन है। यहां पर ना एक 2 पार्ट सिस्टम काम करता है, मतलब इसमें कोर्ट और पुलिस दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल साफ साफ बटी हुई हैं। यहां पर पावर का डिवीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोर्ट का काम है जांच का निर्देश देना, मतलब ऑर्डर देना, और पुलिस का काम है उस ऑर्डर को अमल में लाना, मतलब जमीन पर जाकर उस प्रॉपर्टी को खोजना। एक आदेश देता है, दूसरा उस पर काम करता है। कानून में इस एक लाइन पर जरा गौर कीजिएगा। जांच करने वाला अधिकारी कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए। ये छोटी सी बात दिखाती है कि इस काम को कितनी गंभीरता और कितनी जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। तो कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, अब पुलिस के हाथ में क्या क्या कानूनी हथियार हैं, मतलब वो क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जांचकर्ता के पास बेसिकली 3 मुख्य अधिकार हैं। वो किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं, मामले की गहराई से छानबीन, मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और किसी भी जगह का सर्वे या सर्वेक्षण कर सकते हैं। यही 3 कदम जांच की रीढ़ की हड्डी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रक्रिया आखिर शुरू कैसे होती है। इसके 2 मेन ट्रिगर हैं, या तो कोर्ट सीधे सीधे ऑर्डर दे सकता है, या फिर किसी दूसरे देश या जुरिस्डिक्शन से एक फॉर्मल लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आ सकता है, जिसके बेसिस पर यहां जांच शुरू की जा सकती है। ये कानून जांचकर्ताओं को कितनी पावर देता है? असल में इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। ये एक तरह से अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाने जैसा है, ताकि कोई भी संपत्ति कहीं भी छिपी न रह सके। इस जांच का दायरा इतना बड़ा रखा गया है कि इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है। कोई भी जगह, कोई भी संपत्ति, कोई भी डॉक्यूमेंट, बैंकों के खाते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कुछ भी। इसका मतलब साफ है, अपराधियों के लिए अपनी संपत्ति छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। अच्छा, जब जांचकर्ताओं के पास इतनी पावर है, तो इस पर कोई निगरानी भी तो रखता होगा, है ना? यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, और वो है कोर्ट की निगरानी। और देखिए, यहां सबसे जरूरी बात यही है कि पुलिस की शक्तियां अनलिमिटेड नहीं है। कानून ये साफ साफ कहता है कि कोई भी जांच, कोई भी पूछताछ या सर्वेक्षण सिर्फ और सिर्फ कोर्ट द्वारा दिए गए स्पेसिफिक निर्देशों के मुताबिक ही किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है। तो कुल मिलाकर देखें तो धारा 116 अधिकारियों को अपराध की कमाई का पता लगाने के लिए एक बिल्कुल साफ, एक स्ट्रक्चर्ड और कोर्ट के द्वारा निर्देशित रास्ता तैयार करके देती है। इससे ये तय होता है कि पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में ही रहे। तो ये कानून न्याय के लिए एक बहुत पावरफुल टूल तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल ये उठता है कि असल में जमीन पर इस शक्ति को बैलेंस कैसे किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 117 की। ये एक बहुत ही पावरफुल नया प्रोविजन है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रॉपर्टी सीज करने के पूरे तरीके को बदल देता है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो एक सिनेरियो सोचते हैं, किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे में किसी को अपनी प्रॉपर्टी जल्दी से बेचकर या छिपाकर सबूत मिटाने से आखिर क्या रोकता है? और ये आप जानते हैं एक ऐसा फंडामेंटल सवाल है जिसका जवाब हर लीगल सिस्टम के पास होना ही चाहिए। और बस यहीं पर जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। जैसे ही किसी को भनक लगती है कि उसके खिलाफ जांच हो रही है, तो पूरा खतरा होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को छिपा दे, किसी और के नाम कर दे या फिर फटाफट बेच डाले। अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए, पूरी की पूरी लीगल प्रोसेस ही पटरी से उतर सकती है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए लॉ क्या सलूशन देता है? बस यहीं पर पिक्चर में आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 117। इसे स्पेसिफिकली बिल्कुल इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सेक्शन 117 है क्या आखिर? देखिए, आसान शब्दों में ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक पावर देता है,
पावर किस बात की? कि अगर उन्हें लगता है, मतलब उनके पास रीजन टू बिलीव है कि कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है और उसे बेचा जा सकता है या कहीं और ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वो उस पर रोक लगा सकते हैं। बेसिकली इसका मेन गोल एविडेंस को प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो इस लॉ के तहत एक ऑफिसर के पास ना दो मेन टूल्स होते हैं। वो प्रॉपर्टी को या तो सीज कर सकते हैं या फिर अटैच कर सकते हैं। अब इन दोनों में एक बहुत क्लियर कट डिफरेंस है। सीजर यानी जब्ती, इसका मतलब है फिजिकल कंट्रोल, मतलब ऑफिसर लिटरली उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेता है, जैसे कोई गाड़ी हो या कैश हो। और दूसरी तरफ है अटैचमेंट यानी कुर्की। ये फिजिकल नहीं, ये एक लीगल एक्शन है। इसमें प्रॉपर्टी को लीगली फ्रीज कर दिया जाता है, मतलब अब वो प्रॉपर्टी कहीं जाएगी नहीं, उसे बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो फिर अटैचमेंट का इस्तेमाल कब होता है? लॉ कहता है कि अटैचमेंट तब यूज होता है जब सीजर प्रैक्टिकेबल ना हो, मतलब प्रैक्टिकल ना हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कोई घर या जमीन। अब सीधी सी बात है, कोई ऑफिसर पूरा का पूरा घर उठाकर तो ले नहीं जा सकता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो उससे लीगली अटैच कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक ऑफिसर इन पावर्स का इस्तेमाल करता कैसे है? ऐसा नहीं है कि वो बस गए और किसी की भी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी, नहीं। इसके लिए एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है रीजन टू बिलीव, मतलब ऑफिसर के पास सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए ये मानने के लिए कि हाँ, इस प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाया जा सकता है। दूसरा स्टेप इशू ऑर्डर, ऑफिसर को सीजर या अटैचमेंट का एक फॉर्मल ऑर्डर निकालना पड़ता है। और तीसरा और आखिरी स्टेप सर्व ऑर्डर। इस ऑर्डर की एक कॉपी उस व्यक्ति को सर्व की जाती है जिसकी वो प्रॉपर्टी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इस पॉइंट पर ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो बस एक टेम्पररी मेजर है, ये फाइनल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और यहीं से हम आते हैं जुडिशियल ओवरसाइट वाले सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। ओके, अब आते हैं इस लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एक ऐसा इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म जिसमें कोर्ट का रोल आता है। और इसकी शुरुआत होती है एक काउंटडाउन से, 30 दिन। बस ये नंबर, ये इस पूरे सेक्शन की जान है। ये सिर्फ एक डेडलाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। मतलब ये कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर को 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट से कंफर्म करवाना जरूरी है। ये जुडिशियल रिव्यू के लिए एक मैंडेटरी डेडलाइन है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और कानून की लैंग्वेज भी इस बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। उसमें साफ लिखा है कि ऑफिसर के ऑर्डर का कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि उसे 30 दिन के अंदर कोर्ट कंफर्म न कर दे। सिंपल शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 30 दिन में कोर्ट का कंफर्मेशन नहीं आया तो वो सीजर या अटैचमेंट ऑर्डर ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाता है। बस खत्म, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं रहती। तो कुल मिलाकर ये 30 डे रूल एक जुडिशियल सेफगार्ड की तरह काम करता है। ये रूल ये साफ करता है कि ऑफिसर की पावर एब्सोल्यूट नहीं है, कोर्ट का कंफर्मेशन मैंडेटरी है, जो एग्जीक्यूटिव पावर पर एक चेक एंड बैलेंस लगाता है। और सबसे जरूरी बात, ये आम लोगों को बचाता है कि उनके खिलाफ बिना किसी रिव्यू के लंबे समय तक कोई एक्शन ना लिया जा सके। तो चलिए अब बिग पिक्चर देखते हैं। ये कानून असल में दिखाता क्या है? ये दिखाता है पावर और प्रोटेक्शन के बीच का एक बैलेंस। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि सेक्शन 117 इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बहुत पावरफुल टूल तो देता है, लेकिन साथ ही ये भी इंश्योर करता है कि इस पावर पर तेजी से जुडिशियल ओवरसाइट हो। तो एक तरफ ये लॉ एनफोर्समेंट को मजबूत बनाता है और दूसरी तरफ सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। ये दोनों काम एक साथ करता है। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि तेज एक्शन और जुडिशियल रिव्यू के बीच का ये जो बैलेंस है, ये मॉडर्न जस्टिस को आखिर कैसे शेप देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी डेमोक्रेसी के लीगल फ्रेमवर्क के लिए आप कह सकते हैं फंडामेंटल है। नमस्ते। सोचिए जरा, अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं ना कि किसी बड़े केस में छापे पड़े और महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले सब जब्त हो गए। पर क्या कभी ये सोचा है कि इन सब चीज़ों का असल में होता क्या है? ये कहीं गायब तो नहीं हो जाती? तो आज हम इसी दिलचस्प कानूनी प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो ये तय करती है कि जब्त की गई प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट आखिर होता कैसे है।
हाँ, मतलब ये सवाल तो मन में आता ही है कि जब कोई घर, गाड़ी या फिर कोई बैंक अकाउंट किसी बड़े कानूनी मामले में फंस जाता है तो उसका फ्यूचर क्या है? उसे ऐसे ही बीच में तो नहीं छोड़ा जा सकता है ना? तो फिर कौन है जो आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी लेता है? कौन इसे संभालता है? तो देखिए, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास कानूनी प्रक्रिया में। और ये प्रक्रिया दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 118 में। जी हाँ, यही वो कानून है जो जब्त की गई संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका बताता है। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो देखिए, सब कुछ शुरू होता है अदालत के एक फॉर्मल फैसले से, और इसी फैसले में एक प्रबंधक को अपॉइंट किया जाता है। तो मतलब सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप यही है कि कोर्ट ऑफिशियली किसी को उस प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी लेने के लिए अपॉइंट करे। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका की तरफ से उठाया गया एक बहुत ही सोचा समझा कदम होता है। अब देखिए, इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ना दो मेन बातें हैं। पहली, कोर्ट एक प्रशासक, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, उसे नियुक्त करती है। और दूसरी बात, ये जिम्मेदारी उस एरिया के जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए किसी व्यक्ति को दी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम किरदार की, यानी प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर। और इसे आसानी से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी का एक ऑफिशियल प्रॉपर्टी मैनेजर होता है। तो आखिर ये प्रशासक है कौन? सीधी सी बात है, ये कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया एक अधिकारी होता है। और इसकी जिम्मेदारी क्या है? जब्त की गई प्रॉपर्टी की रोजमर्रा की देखरेख करना, उसका मैनेजमेंट करना। बस यही उनका मेन काम है। तो इनकी मेन जिम्मेदारियां क्या-क्या होती हैं? सबसे पहले तो संपत्ति को अपने कब्जे में लेना, मतलब उसे रिसीव करना, फिर उस प्रॉपर्टी को मैनेज करना। और हाँ, ये सबसे ज़रूरी है कि ये सारा काम केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तय की हुई शर्तों के हिसाब से ही होना चाहिए। हर नियम का पालन करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर अकेले ही सारे फैसले नहीं लेता। तो सवाल ये उठता है कि फिर नियम बनाता कौन है? चलिए अब अथॉरिटी के अगले लेवल को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए कि प्रशासक जो है वो ग्राउंड पर काम करने वाला मैनेजर है। वो प्रॉपर्टी को संभालता है, लेकिन जो पूरी स्ट्रैटेजी है, जो बड़े फैसले हैं, वो केंद्र सरकार लेती है। पावर का एक बहुत ही क्लियर बंटवारा है यहाँ पर। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सीधे कानून में लिखी है। धारा 118(2) साफ साफ कहती है कि प्रबंधन ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो केंद्र सरकार द्वारा बताई जाएं। मतलब इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि फाइनल ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं। तो अगर हम इसे समराइज करें तो एक तरफ है प्रशासक, जो असल में काम कर रहा है, प्रॉपर्टी को रिसीव करना, उसे मैनेज करना। और दूसरी तरफ है केंद्र सरकार, जो निर्देश दे रही है, वो शर्तें तय करती है, वो एक्शन बताती है। एक एकदम क्लियर कमांड चेन है, जैसा कि हम देख सकते हैं। चलिए अब इस प्रोसेस के फाइनल स्टेज पर चलते हैं। मतलब जब प्रॉपर्टी परमानेंटली जब्त हो जाती है तो क्या होता है? ये मैनेजमेंट से डिस्पोजल यानी निपटान तक का सफर है। और यहीं पर ना प्रशासक के रोल में एक बड़ा बदलाव आता है। अगर कोर्ट ये फैसला दे देती है कि प्रॉपर्टी अब परमानेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो प्रशासक का काम बदल जाता है। अब बात सिर्फ मेंटेनेंस की नहीं है, अब बात है उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की, यानी उसका निपटान करने की। और एक बार फिर कानून इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। धारा 118(3) कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटर संपत्ति का निपटान करने के लिए वैसे ही कदम उठाएगा जैसा केंद्र सरकार निर्देश दे, यानी डिस्पोजल के प्रोसेस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन ही सबसे ऊपर है। तो सवाल उठता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया ही क्यों गया है? वजह साफ है, ये जब्त की गई प्रॉपर्टी को संभालने के लिए एक कंसिस्टेंट और कानूनी तौर पर मजबूत प्रक्रिया बनाता है। इससे कानूनी व्यवस्था बनी रहती है और सबसे जरूरी एक जवाबदेही तय होती है। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए आखिर में एक सवाल बचता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, ये कैसे फेयरनेस सुनिश्चित करता है और जब्त की गई संपत्ति के मिसयूज को रोकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें इस कानून के असल असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के सेक्शन 119 की।
ये एक नया कानूनी प्रावधान है जो अपराध से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने का पूरा प्रोसेस बताता है। एक तरह से ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे वो अपराध की आर्थिक कमर तोड़ सकते हैं। तो आइए इसके हर पहलू को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल वो क्या है? आखिर हमारा लीगल सिस्टम अपराध से बनाई गई दौलत को टारगेट कैसे करता है? वो कौन सा तरीका है, कौन सी प्रक्रिया है जिससे ये तय होता है कि भाई ये प्रॉपर्टी गैर कानूनी है और इसे जब्त कर लेना चाहिए? ये सवाल सिर्फ कानूनी दांव-पेच का नहीं है, बल्कि ये समाज की सुरक्षा और न्याय की भावना से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इस पूरे कानून को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले इसकी जड़ तक पहुंचना होगा, और वो जड़ है अपराध की आय की कॉन्सेप्ट। आखिर कानून की नज़र में इसका मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो अपराध की आय यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। कानून कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी, जो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हासिल की गई हो, वो इसके दायरे में आती है। और यहाँ ये इनडायरेक्टली शब्द बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उन सारी चालाकियों पर लगाम लगाता है जहाँ अपराधी अपनी कमाई को कहीं और इन्वेस्ट करके उसे लीगल दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो अपराध की आय क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन ये पूरी कार्रवाई शुरू कैसे होती है? क्या किसी भी प्रॉपर्टी पर शक होते ही एक्शन हो जाता है? नहीं, जवाब है नहीं। इसकी एक तयशुदा प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है 3 स्टेप से। सबसे पहले होती है एक ऑफिशियल जांच। फिर उस जांच से जो भी फैक्ट सामने आते हैं, उनके आधार पर कोर्ट के पास ये मानने की एक ठोस वजह होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी अपराध से जुड़ी हो सकती है। इसी को कहते हैं रीजन टू बिलीव। और जब ये वजह मजबूत होती है, सिर्फ तभी एक फॉर्मल नोटिस जारी किया जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रोसेस किसी के भी खिलाफ ऐसे ही हवा में शुरू नहीं किया जा सकता। कानून में एक सेफ्टी मैकेनिज्म है, और वो है एक मजबूत विश्वास का कारण। ये सिर्फ कोई शक या अंदाजा नहीं हो सकता, बल्कि जांच पर आधारित एक ठोस आधार होना चाहिए। चलिए, अब आते हैं इस पूरे प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से पर, वो है जब्ती का नोटिस। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक कानूनी चुनौती है जो सीधे उस व्यक्ति को भेजी जाती है जिससे जवाब मांगा जा रहा है। और इस स्लाइड में जो खास बात है, वो है कानून की सीधी सपाट भाषा। नोटिस साफ तौर पर व्यक्ति से पूछता है, बताइए, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई? आपकी इनकम का सोर्स क्या है? आपने इसे किन पैसों से और कैसे खरीदा? मतलब गोलमोल जवाब की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। और हाँ, यहाँ कानून ने एक और बहुत ही स्मार्ट चीज़ की है। नोटिस सिर्फ उस मेन सस्पेक्ट को ही नहीं जाता। अगर एजेंसियों को लगता है कि प्रॉपर्टी किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी और के नाम पर रखी गई है, तो उस अन्य व्यक्ति को भी नोटिस भेजा जाता है। ये प्रावधान काले धन को छिपाने के सारे रास्तों को बंद करने के लिए बनाया गया है। नोटिस मिलने के बाद समझिए कि सारी जिम्मेदारी अब उस व्यक्ति पर आ जाती है। अब उसे साबित करना है कि वो सही है, और इसके लिए उसके पास कोई लंबा चौड़ा वक्त नहीं होता। घड़ी की सुइयां टिक टिक करना शुरू कर देती हैं। सिर्फ 30 दिन। नोटिस का जवाब देने और अपनी संपत्ति के लीगल सोर्स का सबूत पेश करने के लिए कानून सिर्फ 1 महीने का वक्त देता है। ये टाइम लिमिट इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता को दिखाती है। और यहीं पर इस कानून का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इसे कहते हैं सबूत के भार का उलटना। आमतौर पर क्या होता है, जांच एजेंसी को साबित करना होता है कि कोई मुजरिम है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जिसे ये साबित करना है कि उसकी संपत्ति पाक साफ है और कानूनी तरीके से कमाई गई है। तो नोटिस के जवाब में क्या क्या बताना पड़ता है? देखिए, आपको अपनी इनकम का सोर्स बताना होगा, उसके सबूत पेश करने होंगे, और हर वो जानकारी देनी होगी जो ये साबित कर सके कि प्रॉपर्टी का अपराध से कोई लेना देना नहीं है। मकसद बिल्कुल साफ है, अपनी संपत्ति की कानूनी लेजिटिमेसी को साबित करना। तो अब बात करते हैं अंजाम की। मान लीजिए वो व्यक्ति 30 दिनों में कोई संतोषजनक जवाब या सबूत नहीं दे पाता, तो क्या होता है? इस पूरी प्रक्रिया का फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? तो अगर दिया गया स्पष्टीकरण या पेश किए गए सबूत कोर्ट को यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं है, या फिर वो व्यक्ति कोई जवाब ही नहीं देता, उस सिचुएशन में नतीजा सीधा और साफ है। वो संपत्ति केंद्र सरकार जब्त कर लेती है। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि ये अपराध की दुनिया को एक साफ मैसेज है कि क्राइम से कमाया गया कुछ भी कभी भी सेफ नहीं है।
ये इस कानून का सबसे मजबूत और अंतिम कदम है। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी बातों को दोहरा लेते हैं। सब कुछ एक ठोस जांच से शुरू होता है, फिर एक नोटिस भेजा जाता है जिसमें सबूत मांगा जाता है। जवाब देने के लिए मिलते हैं 30 दिन और खुद को सही साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है। और अगर वो इसमें फेल हो जाता है तो संपत्ति सरकार की हो जाती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है अपराध से लड़ने के लिए राज्य की जबरदस्त शक्ति, और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति का अपनी संपत्ति पर अधिकार। तो सवाल यह है कि ये कानून इन दोनों के बीच वो नाजुक बैलेंस कैसे बनाएगा। यही वो सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा चर्चा और बहस होगी। कभी सोचा है कि जब कोई गैर कानूनी तरीके से दौलत कमाता है तो उस पैसे का आखिर होता क्या है? आज हम एक ऐसे ही नए कानूनी ढांचे को समझने वाले हैं जो सरकार को ऐसी संपत्ति जब्त करने की ताकत देता है। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ये सवाल तो मन में आता ही है कि जब कोई गलत काम करके अमीर बनता है तो क्या वो हमेशा बच निकलता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि हमारा कानून इस बारे में आखिर कहता क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कानून काम कैसे करता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 120 की। यही वो धारा है जो सरकार को ऐसी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का अधिकार देती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, अपराध की कमाई। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज जैसे घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, कुछ भी जो किसी भी गलत काम से कमाया गया हो, फिर चाहे वो सीधे सीधे कमाया हो या किसी के जरिए घुमा फिरा कर। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, अदालत की कार्रवाई। चलिए देखते हैं कि जब ऐसा कोई मामला कोर्ट में पहुंचता है तो असल में होता क्या है और ये पूरी कहानी आगे कैसे बढ़ती है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले अदालत उस इंसान को एक नोटिस भेजकर पूछती है, भाई बताओ कि क्यों ना तुम्हारी ये संपत्ति जब्त कर ली जाए। फिर उस इंसान को अपनी बात रखने का, अपना पक्ष समझाने का पूरा मौका दिया जाता है और आखिर में सारे सबूतों और दलीलों को सुनकर अदालत अपना फैसला सुनाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है ये लाइन, सुनवाई का उचित अवसर। इसका मतलब है कि कानून हर किसी को अपनी बात कहने का मौका देता है, चाहे उसका कितना भी संगीन इल्जाम क्यों न हो। यही तो हमारे न्याय के सिस्टम की एक बड़ी खूबी है। पर एक मिनट सोचिए, अगर वो व्यक्ति अदालत में आए ही नहीं तो क्या वो नोटिस को अनदेखा करके कानून से बच सकता है? नहीं। चलिए देखते हैं कि कानून ने इसका क्या तोड़ निकाला है। यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। अगर वो व्यक्ति अदालत में हाजिर होता है तो मामला सामान्य तरीके से आगे बढ़ता है, लेकिन अगर वो 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देता या पेश ही नहीं होता तो अदालत को यह अधिकार है कि वो एक तरफा फैसला सुना दे। इस कानूनी शब्द एक पक्षीय या एक्स पार्टी का बहुत सीधा सा मतलब है। मान लीजिए अगर एक टीम मैदान में खेलनी ही नहीं आती तो रेफरी दूसरी टीम को सुनकर ही विजेता घोषित कर सकता है। वैसे ही अदालत दूसरे पक्ष की दलीलें सुनकर ही फैसला कर सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि अदालत सारे सबूतों और गवाहों को देखने के बाद अपने आखिरी फैसले तक पहुंचती कैसे है। ये वो पल है जब सब कुछ तय हो जाता है। इस पूरी सुनवाई में अदालत का सिर्फ एक ही काम होता है, ये पता लगाना कि जो संपत्ति सामने है वो वाकई में अपराध से कमाई गई है या नहीं। इसके लिए वो एक जासूस की तरह हर सबूत और हर दलील को बहुत बारीकी से परखती है। अब एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन की कल्पना कीजिए। मान लीजिए अदालत को ये तो पक्का पता है कि कुछ संपत्ति गैर कानूनी है, लेकिन ये साफ साफ बताना मुश्किल है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत। जैसे दूध में पानी मिल गया हो, तो ऐसे में अदालत क्या करेगी? और यहीं पर कानून की एक बहुत ही अनोखी ताकत सामने आती है। ऐसी पेचीदा स्थितियों में कानून अदालत को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की छूट देता है। मतलब अदालत अपनी समझ और अनुभव के हिसाब से ये तय कर सकती है कि इनमें से कौन कौन सी संपत्ति अपराध की कमाई है। तो जब अदालत ये तय कर लेती है कि संपत्ति अपराध की कमाई है और जब्ती का आदेश दे देती है, तो उसके बाद क्या होता है? इस जब्ती का असल में मतलब क्या है? देखिए, जब्ती के 3 बड़े नतीजे होते हैं। पहला, वो संपत्ति सीधी केंद्र सरकार की हो जाती है। दूसरा, उस पर अगर कोई भी लोन, कर्ज या किसी भी तरह की देनदारी है तो वो सब खत्म हो जाती है।
और तीसरा, अगर वो संपत्ति किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो सरकार उस कंपनी में नई हिस्सेदार बन जाती है। तो कुल मिलाकर कहें तो जब्ती के बाद सरकार उस संपत्ति की पूरी और साफ सुथरी मालिक बन जाती है और उस पर किसी और का कोई भी हक नहीं रहता। चलिए अब एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये कानून हमारे समाज के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये अपराध की कमर तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली हथियार है। तो इस पूरी चर्चा से 4 मोटी-मोटी बातें समझ में आती हैं। पहली, ये कानून गलत तरीके से कमाई संपत्ति को वापस लेने का एक साफ रास्ता देता है। दूसरी, ये इंसाफ के उसूलों पर चलता है और हर किसी को अपनी बात रखने का मौका देता है। तीसरी, ये मुश्किल मामलों में अदालत को सही फैसला लेने में मदद करता है। और चौथी, आखिर में अपराध की कमाई वापस सरकार के पास आ जाती है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए, ये कानून एक तरफ तो अपराध से लड़ता है और दूसरी तरफ लोगों के संपत्ति के अधिकार की रक्षा करता है। तो इन दोनों के बीच एक नाजुक संतुलन आखिर कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा इस तरह के शक्तिशाली कानूनों के साथ जुड़ा रहता है। नमस्कार, आज हम भारत के नए कानूनी कोड में एक बहुत ही दिलचस्प प्रावधान को देखने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो संपत्ति जब्त के पूरे खेल को बदल सकता है। सोचिए, क्या हो अगर किसी की संपत्ति हमेशा के लिए जब्त होने के बजाय उसे बचाने का एक और मौका मिल जाए? चलिए पता लगाते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। किसी के सामने एक चॉइस रखी जाए, या तो अपनी मेहनत की कमाई से बनी प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए भूल जाओ या फिर एक फाइन भरकर उसे वापस ले लो। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि यही वो नया कानूनी विकल्प है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। अब इस नए ऑप्शन की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर दांव पर लगा क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी जब्ती आखिर होती क्या है और ये इतनी गंभीर क्यों है। तो संपत्ति जब्ती, आसान भाषा में इसका मतलब है कि किसी कानूनी मामले के बाद सरकार किसी की प्रॉपर्टी को, चाहे वो घर हो या जमीन, हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेती है। ये एक बहुत ही सीरियस और कह सकते हैं कि एक फाइनल एक्शन होता है। और यही बात इसे इतना डरावना बनाती है। एक बार प्रॉपर्टी जब्त हो गई तो मतलब वो हमेशा के लिए हाथ से निकल गई। कोई दूसरा मौका नहीं, कोई वापसी का रास्ता नहीं। और यही वो बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हल करने के लिए ये नया कानून लाया गया है। लेकिन अब जैसा मैंने कहा, एक नया रास्ता खुल गया है और यहीं पर सीन में एंट्री होती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 की, और खास तौर पर इसकी धारा 121 की। ये एक ऐसा फाइनेंशियल ऑप्शन देती है जो सब कुछ बदल सकता है। और देखिए, कानून के शब्द खुद ही सब कुछ बता देते हैं। ये साफ साफ एक विकल्प देता है, संपत्ति की परमानेंट जब्त के बदले में एक जुर्माना भरने का विकल्प। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक सीधा फाइनेंशियल रास्ता। तो सवाल ये है कि ये ऑप्शन मिलता कब है? खैर, इसके लिए 3 खास शर्तें हैं। पहली बात, ये तभी लागू होगा जब पूरी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उसके सिर्फ एक हिस्से का सोर्स साबित न हो पाया हो। दूसरी शर्त, कोर्ट की तरफ से जब्ती का ऑर्डर पहले ही आ चुका हो। और तीसरी जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि फाइन पूरे प्रॉपर्टी की कीमत पर नहीं लगेगा। जी नहीं, फाइन सिर्फ उस हिस्से के मार्केट वैल्यू के बराबर होगा जिसका सोर्स साबित नहीं हुआ। और ये एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी, पर असल में प्रैक्टिकली ये प्रोसेस काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी को ये ऑप्शन मिला तो आगे क्या होगा? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं। ये प्रोसेस काफी सीधा साधा है, 3 स्टेप्स में। सबसे पहले कोर्ट खुद ये ऑप्शन सामने रखेगी। इसके बाद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रॉपर्टी के मालिक को सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा। मतलब उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा, जो कि न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है। और आखिर में, अगर वो जुर्माना भरने को तैयार हो जाता है और पेमेंट कर देता है तो जब्ती का ऑर्डर वहीं कैंसिल हो जाएगा और प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। तो अब आप देखिए, 2 रास्ते हैं और दोनों की मंजिल कितनी अलग है। एक तरफ है पूरी प्रॉपर्टी का परमानेंट लॉस, जहां रिकवरी का कोई चांस नहीं है, और दूसरी तरफ है एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन, एक लचीला रास्ता जो प्रॉपर्टी बचाने का मौका देता है। ये पुराने कठोर नियम और नए फ्लेक्सिबल ऑप्शन के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? इस एक कानूनी बदलाव का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी बचाने की बात नहीं है, इसका असर हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर पड़ता है।
जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं तो समझ आता है कि ये कानून न्याय को लेकर एक ज़्यादा बैलेंस सोच को दिखाता है। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, सज़ा को अपराध के अनुपात में रखता है, मतलब सज़ा सिर्फ उस हिस्से के लिए जो साबित नहीं हुआ। और सबसे अहम बात, ये व्यक्ति को एक सार्थक विकल्प देता है जिससे उसे अपने मामले में थोड़ा और कंट्रोल मिलता है। और कभी-कभी सिर्फ एक नया विकल्प भी कानूनी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। ये एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ता हुआ कदम है जो सिर्फ सजा देने पर नहीं बल्कि समाधान खोजने पर भी यकीन रखती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या जब्तगी के बदले जुर्माना जैसा एक फाइनेंशियल ऑप्शन हमारी न्याय प्रणाली को ज्यादा निष्पक्ष और संतुलित बनाने में वाकई मदद करता है, या फिर कहीं ये अमीरों के लिए एक आसान रास्ता तो नहीं बन जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल लीगल टूल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टूल जिसे उन लोगों को रोकने के लिए बनाया गया है जो कानून को धोखा देने की कोशिश करते हैं, खासकर जब बात हो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डील्स की। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइम का मामला है और सरकार किसी प्रॉपर्टी को जब्त करने ही वाली है, और ठीक उसी वक्त उसका मालिक उसे फटाफट बेचकर पैसा गायब करने की फिराक में है। तो ऐसे में कानून क्या करेगा? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 122 में। देखिए, ये कोई मामूली सा प्रोविजन नहीं है, ये असल में इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की एक बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी का सीधा जवाब है। तो चलिए इस टकराव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये असल में एक तरफ एक व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश है और दूसरी तरफ सरकार का लीगल अधिकार। ये इन दोनों के बीच की एक सीधी टक्कर है। अच्छा, इससे पहले कि हम प्रोसेस में जाएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को समझ लेते हैं, शून्य हस्तांतरण या वॉइड ट्रांसफर। इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर कोई ट्रांसफर कानून के खिलाफ जाकर किया गया तो कानून की नज़र में वो बिक्री या ट्रांसफर कभी हुआ ही नहीं, वो शुरू से ही इनवैलिड है। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी प्रोसेस शुरू कैसे होती है? ये किसी की मर्जी से नहीं बल्कि सरकार के एक खास और ऑफिशियल एक्शन से शुरू होती है। यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। कानून में ना इसके लिए दो बिल्कुल क्लियर ट्रिगर्स बताए गए हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी पर कानूनी शिकंजा कसते हैं। पहला, जब सेक्शन 117 के तहत कुर्की का आदेश मतलब अटैचमेंट ऑर्डर जारी होता है, या फिर दूसरा, जब सेक्शन 119 के तहत जब्ती का फोरफीचर का नोटिस जारी किया जाता है। बस इन दोनों में से कोई भी एक कदम उठा और समझ लीजिए कि पूरा खेल बदल गया। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक लॉक की कल्पना करना। जैसे ही सरकार ये ऑर्डर या नोटिस जारी करती है, उस प्रॉपर्टी पर लीगली एक ताला लग जाता है। अब उसे बेचने या किसी और को देने की कोई भी कोशिश एक सीधी कानूनी चुनौती होगी। अब आते हैं उस एक्शन पे जिससे रोकने के लिए ही ये पूरा कानून बनाया गया है, यानी मालिक की वो कोशिश जिसमें वो उस फ्लैग्ड प्रॉपर्टी को कानून की पकड़ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। और पता है इस कानून की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका स्कोप। कानून कहता है कि किसी भी तरीके से किया गया ट्रांसफर अमान्य होगा। इसका मतलब यह है कि चाहे प्रॉपर्टी बेची जाए, किसी को गिफ्ट की जाए या किसी ट्रस्ट में डाल दी जाए, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अपराधियों के लिए कोई लूप होल छोड़ा ही नहीं गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि कानून कैसे इस इल्लीगल ट्रांसफर को पूरी तरह से बेअसर कर देता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट 2 स्टेज प्रोसेस है। देखिए ये प्रोसेस काम कैसे करता है। पहले स्टेज में जब प्रॉपर्टी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो उस दौरान हुए किसी भी ट्रांसफर को कोर्ट बस इग्नोर कर देती है। और फिर आता है फाइनल स्टेज। अगर प्रोसीडिंग्स के एंड में प्रॉपर्टी को जब्त करने का फैसला होता है तो उस ट्रांसफर को कानूनी रूप से पूरी तरह से शून्य और अमान्य यानी नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। मतलब वो सौदा कभी हुआ ही नहीं था। और ये कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये कानून में साफ साफ लिखा है। ये जो कोर्ट आप देख रहे हैं, ये कानून के फाइनल और डिसाइसिव पावर को दिखाता है। इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इस सब का मतलब क्या है? रियल वर्ल्ड में, खास तौर पर इकोनॉमिक क्राइम्स के खिलाफ लड़ाई में, ये कानूनी प्रोविजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसका आखिरी निष्कर्ष देखते हैं। तो संक्षेप में सेक्शन 122 के 4 बड़े इंपैक्ट्स हैं। पहला, ये ऑफेंडर्स को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसेट्स बेचकर पैसा गायब करने से रोकता है। दूसरा, ये प्रॉपर्टी जब्त करने की सरकार की पावर को इतना मजबूत करता है कि उसे बाईपास करना मुश्किल हो जाए।
तीसरा, ये इंश्योर करता है कि लंबी लीगल प्रोसेसेस का फायदा उठाकर कोई बच ना सके। और आखिर में ये उन बायर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी वार्निंग है जो ऐसी फ्लैग्ड प्रॉपर्टी में हाथ डालते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि सरकार का एक नोटिस अब किसी भी प्रॉपर्टी डील के लिए एक बहुत पावरफुल स्टॉप साइन की तरह काम करता है। एक ऐसा स्टॉप साइन जिसे तोड़ना अब लगभग नामुमकिन है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। कानून का ये ब्रह्मास्त्र हाई स्टेक्स प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर बात करते हैं। जब कानूनी मामलों की बात आती है तो आखिर अलग अलग देश एक दूसरे की मदद करते कैसे हैं? चलिए देखते हैं कि भारत के नए नियम इस बारे में क्या कहते हैं। सोचिए जरा एक सिचुएशन के बारे में। मान लीजिए कोई क्राइम एक देश में होता है, लेकिन उससे जुड़ा कोई बहुत ज़रूरी सबूत या डॉक्यूमेंट किसी दूसरे देश में है। तो सवाल ये है कि कानून उस डॉक्यूमेंट को सरहद पार से लाता कैसे है? अब ये कोई ईमेल भेजने जितना सिंपल तो है नहीं। इसके लिए एक बहुत ही खास, सिक्योर और ऑफिशियल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसको आप एक तरह का एक ऑफिशियल इंटरनेशनल मेल रूम समझ सकते हैं, जो ऐसे सेंसिटिव रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है। और बस यहीं पर भारत का नया कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNSS काम आता है। चलिए सीधे चलते हैं इसके सेक्शन 123 पर, जो ग्लोबल लीगल कॉपरेशन के लिए भारत के नए प्रोसेस के बारे में बताता है। अब ये जो स्क्रीन पर है, ये है कानून की असली भाषा, बिल्कुल लीगल jargon से भरी हुई। देखकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे एकदम सिंपल करके समझेंगे। तो ठीक है, चलिए इसे पीस बाय पीस तोड़कर समझते हैं कि असल में ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक लीगल रिक्वेस्ट का सफ़र कैसा होता है। मतलब एक डॉक्यूमेंट एक देश की कोर्ट से निकलकर हजारों मील दूर दूसरे देश की कोर्ट तक पहुंचता कैसे है। चलिए इसके रास्ते को ट्रेस करते हैं। इस प्रोसेस में जो पहला की प्लेयर है वो है संविदाकारी राज्य या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। आसान शब्दों में कहें तो ये वो पार्टनर कंट्री है जिसने भारत के साथ लीगल मामलों में एक दूसरे की मदद करने के लिए एक ऑफिशियल ट्रीटी की है। रिक्वेस्ट या तो यहीं से आती है या यहीं पर भेजी जाती है। दूसरा की प्लेयर है केंद्र सरकार। याद है वो मेल रूम वाली बात? बस सेंट्रल गवर्नमेंट का काम बिल्कुल वही है। ये वो सेंट्रल हब है जो इन सभी रिक्वेस्ट को मैनेज करता है। तो इसे ऐसे समझिए, कंट्रैक्टिंग स्टेट हो गया पार्टनर देश और सेंट्रल गवर्नमेंट वो ऑफिशियल चैनल है जो दोनों के लीगल सिस्टम्स को जोड़ता है। बिल्कुल क्लियर कट रूल्स हैं। अब ये देखिए कि जब कोई रिक्वेस्ट इंडिया में आती है तो क्या होता है। ये 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। रिक्वेस्ट पार्टनर देश से शुरू होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है और फिर सरकार एक कुशल पोस्टमास्टर की तरह उसे भारत की सही अदालत तक पहुंचा देती है। और जब कोई रिक्वेस्ट इंडिया से बाहर जाती है तो प्रोसेस बस रिवर्स हो जाता है। भारत की कोई कोर्ट रिक्वेस्ट करती है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है और फिर सरकार उसे पार्टनर देश तक पहुंचा देती है। ये एक बिल्कुल बैलेंस्ड 2-वे सिस्टम है। तो सबसे क्रूशियल बात इस कानून का ये हिस्सा है ऐसे प्रारूप और ऐसे तरीके से जैसा केंद्र सरकार निर्दिष्ट करे। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिलती है कि वो सारे स्पेसिफिक रूल्स तय करे, फॉर्मेट कैसा होगा, प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ। इससे हर चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड रहती है। ओके, तो ये तो हो गया कि ये काम कैसे करता है। पर सवाल ये है कि ऐसा फॉर्मल प्रोसेस होना इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इसकी बिग पिक्चर को देखते हैं। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर ये सिस्टम ना हो तो क्या होगा? देश के हजारों कोर्ट सीधे सीधे दूसरे देशों से बात करने की कोशिश कर रही होंगी। बिल्कुल लीगल केओस हो जाएगा। ये जो नियम है ये उस केओस को एक ऑर्गेनाइज्ड भरोसेमंद सिस्टम में बदल देता है। तो इस सिस्टम के मेन फायदे क्या हैं? पहला, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी सब एक ही रूल फॉलो करते हैं। दूसरा, सेंट्रलाइजेशन, एक ही ऑफिशियल चैनल है तो कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आती है सिक्योरिटी, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को ठीक से हैंडल किया जाता है। और आखिर में रेसिप्रोसिटी, मतलब मदद का लेन देन फेयर और बैलेंस्ड तरीके से होता है। कुल मिलाकर ये एक बहुत वेल थॉट आउट सिस्टम है।
तो BNSS का ये सेक्शन 123 उस बड़ी सी ग्लोबल मशीनरी का बस एक छोटा सा हिस्सा है जो न्याय को सरहदों के पार ले जाती है और ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी इस कनेक्टेड दुनिया को स्मूथली चलाने के लिए पर्दे के पीछे ऐसे और कितने अनदेखे नियम काम कर रहे होंगे। कभी कभी ना कानून की बस एक लाइन ही सब कुछ बदल सकती है। आज हम ऐसी ही एक लाइन को समझने वाले हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 124। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कानूनी भाषा का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जो देशों की सरहदों के पार जाकर काम करता है। जरा एक सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए किसी कंपनी को धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है, लेकिन रातों रात उसकी सारी संपत्ति, सारे एसेट्स विदेशी बैंक हाथों में पहुंच जाते हैं, कानून की पकड़ से बहुत दूर। तो अब क्या होगा? हमारी इस ग्लोबलाइज दुनिया में ये लीगल सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो चुनौती बिल्कुल साफ है, सरहदों के पार संपत्ति को अटैच करना और फिर उसे जब्त करना। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक चूहे बिल्ली का खेल जैसा है। लोग या कंपनियां अपना पैसा और प्रॉपर्टी विदेशों में छिपाने के लिए ले जाते हैं, इस उम्मीद में कि भाई अब तो उनके देश का कानून उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और ऐसी स्थिति में कानून को एक पुल की जरूरत पड़ती है, एक ऐसा पुल जो अलग अलग देशों के कानूनी सिस्टम को आपस में जोड़ सके और उनके बीच की खाई को भर सके। और यहीं पर इसका हल सामने आता है नई संहिता का अध्याय 8। इसे आप एक स्पेशल टूलबॉक्स की तरह समझ सकते हैं, जिसे खास तौर पर इसी ग्लोबल समस्या से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, इस चैप्टर का टाइटल ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। कुछ मामलों में सहायता के लिए पारस्परिक व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया। इसमें दो बातों पर गौर कीजिए। पहला, पारस्परिक व्यवस्था, मतलब एक हाथ से मदद दो, दूसरे हाथ से मदद लो। और दूसरा, कुर्की और जब्ती, यानी उस संपत्ति पर नियंत्रण हासिल करना। यही इस हल के दो सबसे बड़े हिस्से हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर और समझते हैं सेक्शन 124 को। आइए इस कानूनी भाषा की परतें हटाकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा, इसका असल में मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये सेक्शन केंद्र सरकार को एक तरह की सुपर पावर देता है। वो किसी दूसरे देश के साथ सहयोग के इस चैप्टर को लागू तो कर सकती है, लेकिन, और यही असली खेल है, वो नियमों को अपने हिसाब से ढाल सकती है। मतलब वो उस खास समझौते के लिए शर्तें, छूट या खास योग्यताएं तय कर सकती है। अच्छा, तो यहाँ एक शब्द आया है अनुबंधकारी राज्य या कंट्रैक्टिंग स्टेट। ये क्या होता है? इसका मतलब कोई भी रैंडम देश नहीं है। ये वो देश है जिसके साथ हमारी सरकार ने बाकायदा एक कानूनी समझौता, एक ट्रीटी की है। समझिए, एक ऑफिशियल पार्टनर। और ये पारस्परिक व्यवस्था क्या भला है? ये बस एक फैंसी शब्द है एक सिंपल से आइडिया के लिए। तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये न्याय के लिए एक तरह का पैक्ट है जो आपसी भरोसे और सहयोग पर टिका होता है। अब आते हैं उस बात पर जो इस सेक्शन को इतना खास बनाती है, और वो है इसका लचीलापन। सही मायनों में यही सेक्शन 124 की असली ताकत है। तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, 2 देश मिलकर एक पारस्परिक व्यवस्था बनाते हैं। स्टेप 2, सरकार एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है, मतलब सबको बता दिया कि भाई अब हम एक टीम हैं। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है। कानून को लागू किया जाता है, लेकिन उन खास बदलावों के साथ जो सिर्फ उसी एक पार्टनर देश के लिए बनाए गए हैं। और यहीं पर इस अप्रोच की खूबसूरती समझ में आती है। जरा फर्क देखिए। एक तरीका है वन साइज फिट्स ऑल वाला, एक ही डंडा सबके लिए, बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल। और दूसरी तरफ है सेक्शन 124 का तरीका, हर पार्टनर देश के लिए एक टेलर मेड, खास तौर पर बनाया गया समझौता, एडेप्टेबल। तो सवाल ये है कि ये बदलाव, ये कस्टमाइजेशन इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून हवा में काम नहीं करता। हर देश के अपने कानून होते हैं, अपनी संस्कृति होती है, अपनी राजनीतिक सच्चाई होती है। ये सेक्शन ऐसे समझौतों की इजाज़त देता है जो इन सब बातों का सम्मान करते हैं, और इसी सम्मान के बिना कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता टिक ही नहीं सकता। ये बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में इसका क्या मतलब निकलता है? इसकी बड़ी पिक्चर क्या है? ये सब क्यों मायने रखता है?
तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि सेक्शन 124 सिर्फ कोई नियम कानून नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट और फ्लेक्सिबल रिश्ते बनाने का एक फ्रेमवर्क है। इसका मेन काम किसी पर कुछ थोपना नहीं, बल्कि सहयोग करना है, और वो भी खास तौर पर तैयार किए गए समझौतों के जरिए। और जब लड़ाई सरहदों के पार होने वाले अपराध से हो, तो ये लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ एक अच्छी चीज़ नहीं, बल्कि सबसे ज़रूरी चीज़ बन जाती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ जिस पर सोचने की ज़रूरत है कि आज की दुनिया में जहाँ इतने अलग अलग तरह के कानूनी सिस्टम हैं, वहाँ क्या एक यूनिवर्सल, सबके लिए एक जैसा नियम ज़्यादा ताकतवर है, या फिर हर देश के हिसाब से बनाया गया लचीलापन? इस पर सोचिएगा ज़रूर।